अगली सुबह शहर बिल्कुल सेफ और नॉर्मल दिखाई देता है। बेलरी जिच का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि हंस के भेजे गए नोट की वजह से उसे पता चला कि एम डेंजर में है, इसलिए वो टाइम पर पहुंच पाया। जिच कहता है कि उसने पूरा प्लान पहले से बनाया था और उसमें बेलरी के वापस आने में लगने वाले वक्त को भी ध्यान में रखा था। अपने सर्वेंट को थोड़ा परेशान करके जिच अलविदा कहने लगता है। लड़की उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो चाहे तो थोड़ा और रेस्ट कर सकता है, लेकिन जिच ऑफर रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जिच ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हंस के साथ उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। मंदिर के अंदर सेंट पेलरी से बात करती है और बताती है कि उसे पता चला है कि प्रोटैगनिस्ट स्टीवल हाउस का सबसे बड़ा बेटा है। ये सुनकर बेलरी शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसी घर की बात कर रही है जिसे फोर्ट्रेस ऑफ स्टील कहा जाता है। मुस्कुराते हुए लड़की हाँ कहती है, लेकिन साथ ही ये भी ऐड करती है कि उसे पूरी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है हंस मजाक कर रहा हो। अपनी थोड़ी देर सोच के बाद बेलरी कहता है कि चाहे जो भी हो, लड़के को ऑर्डर से छुपा कर रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि उसी ने उन्हें मैजिक सर्कल सिखाया था जो बेलेट रिचुअल को इंटरप्ट करता है, तो वो बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये भी इस बात से एग्री करती है और कहती है कि जिच को छुपा कर रखना एक समझदार फैसला है। इसके बाद बेलरी परमिशन मांगता है क्योंकि उसे पोप से मिलना होता है और एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी रिवील होता है कि कोई छुपकर ये सब देख रहा था। एआईएम के पास आता हुआ वो नाइट जो पास्ट लाइफ में जिच को खत्म करने का जिम्मेदार था, परमिशन मांगता है। क्यूरियस होकर ए पूछती है कि वो कौन है। मुस्कुराते हुए लड़का अपना नाम ग्लेन जेनार्ड बताता है। उसके आर्मर पर बने एम्बलम को देखकर आन कहती है कि वो शायद वही ऑनररी नाइट है जो ऑर्डर की मदद के लिए आया था। ग्लिन झुककर कहता है कि उसे कुरबान ऑर्डर की सेवा करने पर गर्व महसूस होता है। आन थोड़ी क्यूरियस होकर पूछती है कि उसे उसके बारे में कैसे पता। ग्लिन जवाब देता है कि लोगों से उसने सुना था कि वो कुरबान की सेंट कैंडिडेट हैं। फिर वो पूछता है कि क्या उसे किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें वो मदद कर सके। थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर आन कहती है कि उसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस थकान महसूस हो रही है। नाइट तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसे रेस्ट करने देना चाहिए था। विदा लेते हुए आन कहती है कि उसे उससे मिलकर अच्छा लगा। जैसे ही लड़की वहां से जाती है, ग्लिन का चेहरा अंधेरा पड़ जाता है और वो धीरे से कहता है कि कुछ तो बदल चुका है। इसी वक्त सू के माइनिंग टाउन के पास हंस एक ट्रोल को बुरी तरह पीट रहा होता है, तलवार हाथ में लिए तेज सांस लेते हुए। जिच पास आता है और कहता है कि अब ट्रोल को गिराना बच्चों का खेल लगने लगा है। तभी दोनों मदद की चीख सुनते हैं। एक छोटा लड़का गॉब्लिन्स की झुंड से भागता हुआ दिखाई देता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना जिच आगे बढ़ता है और सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। लड़का पूरी तरह हैरान रह जाता है। उनके पास आकर वो उनका शुक्रिया अदा करता है। हंस पूछता है कि गॉब्लिन्स उसके पीछे क्यों पड़े थे। लड़का बताता है कि वो अभी एडवेंचर ट्रेनिंग के बीच में था, जिससे दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि अभी वो माइनर है, लेकिन उसका सपना एक एडवेंचरर बनना है, इसीलिए वो एक टीचर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तभी उसका टीचर वहां आ जाता है, गुस्से में चिल्लाते हुए, और कहता है कि सिर्फ गॉब्लिन्स को हैंडल ना कर पाना शर्मनाक है। जाने से पहले लड़का जिच से पूछता है कि उसका नाम क्या है, ताकि वो फ्यूचर में एहसान चुका सके। जवाब मिलने से पहले ही वो खुद अपना नाम बताता है, स्नॉक। जिच अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है और स्नॉक कहता है कि वो फिर मिलेंगे। हंस थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि एडवेंचरर होता क्या है, लेकिन जिच कहता है कि अभी ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपना काम कंटिन्यू करना है। हंस की तरफ देखकर वो उसे कहता है कि पीछे खड़े क्रीचर से फाइट ट्राई करे, जो एक बहुत बड़ा ऑर्क होता है। दूसरी तरफ स्नॉक और उसका टीचर साथ चल रहे होते हैं। टीचर उसे ऑर्डर देता है कि चलते वक्त अपना माना एक्टिवेट करे, लेकिन माना यूज करने से पहले ही स्नॉक एक पत्थर पर लड़खड़ाकर गिर जाता है। इरिटेटेड टीचर पूछता है कि वो कितनी बार गिरेगा, क्योंकि उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। स्नॉक के घुटने पर चोट लग जाती है। फाइनली पेशेंस खोकर टीचर कहता है कि आज की ट्रेनिंग यही खत्म, जिससे स्नॉक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। स्नॉक परेशानी में कहता है कि उसे और ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन टीचर नहीं मानता। तभी एक प्यारी सी मोल उसका ध्यान खींच लेती है। टीचर कहता है कि इस जगह पर रहना उस छोटे जानवर के लिए डेंजरस है और उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाने को कहता है। स्नॉक वहां से जाने लगता है, लेकिन मोल उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पीछे मुड़कर स्नॉक सोचता है कि शायद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो मोल को अपने साथ ले जाएगा और उसे कहीं और, शायद एक रेस्टोरेंट के पास रख देगा। इसी दौरान जिच और हंस एक जगह बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। हंस कहता है कि उसके मन में एक सवाल है। फिर वो पूछता है कि जिच ने सू जाने का डिसीजन क्यों लिया और उसी शहर को अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्यों चुना। जिच जवाब देने ही वाला होता है जब वो कहता है कि ये काफी इंप्रेसिव है कि उसका। हंस को अचानक याद आ जाता है और वो जवाब देता है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है।
जिच हंस के सवाल का जवाब देते हुए बताता है कि उसने सू को नेक्स्ट डेस्टिनेशन इसीलिए चुना क्योंकि वो दिन करीब आ रहा है। लेकिन फिर ये भी कहता है कि चाहे वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे दे, हंस फिर भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए वो सिर्फ इतना कहकर बात खत्म करता है कि सू वो शहर है जो नोअन डिस्ट्रक्शन के देवता के हाथों बर्बाद होने वाला है। सीन वापस नॉक पर शिफ्ट होता है। शहर के बीच से गुजरते हुए वो अपने नए पेट के लिए नाम सोच रहा होता है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि छोटी सी मोल का नाम नोअन होगा। उसी पल कहानी एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाती है, जहां स्नॉक का टीचर किसी रहस्यमयी शख्स से बात कर रहा होता है। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उसके हाथ में पकड़ा देता है। पैसा देखते ही टीचर की आंखें चमक उठती हैं। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्या काम पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने स्नॉक को मोल तक पहुंचाया था। हुड पहने हुए शख्स हाँ में जवाब देता है। इस पर टीचर कहता है कि अब वो टीचर बनने का नाटक छोड़ सकता है। अग्री करते हुए रहस्यमय आदमी फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है। कहता है कि उसकी मदद से वो अपना प्लान तुरंत आगे बढ़ा पाएगा। अगली सुबह एक व्यापारी हंस को बताता है कि ये पत्थर सिर्फ हर 1000 साल में एक बार मिलता है। ये सुनकर हंस शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में श्योर है। तभी एक सेल्स वुमन जोर से बुलाकर कहती है कि एक ब्लाउज हंस पर बहुत अच्छा लगेगा। जबकि पास ही एक आदमी स्पेशल सॉस के साथ ग्रिल्ड मीट ऑफर करता है। अपने डिजायर्स को कंट्रोल ना कर पाते हुए हंस सब कुछ उठा लेता है। नए कपड़ों में जिच के पास जाकर हंस पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। जिच सोचता है कि उसका सर्वेंट इतनी देर तक अपने आप को कैसे रोक पाया। पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि उसे पहले से पता था कि स्नॉक को किसी न किसी दिन बेवकूफ बनाया जाएगा। एक और आदमी बताता है कि सो कॉल्ड एडवेंचरर टीचर ने कल ही रिजाइन कर दिया और छोटा लड़का इतना दुखी है कि घर से बाहर तक नहीं निकल रहा। ये बात सुनकर जिच को अचानक याद आता है कि उसने ये नाम पहले भी सुना है। तुरंत ही उसे वो छोटा लड़का याद आ जाता है जिससे वो पिछले दिन मिला था। सोचते हुए जिच रियलाइज करता है कि उसने उस आदमी से एक अजीब सी एनर्जी महसूस की थी और अब उसे समझ आ जाता है कि वो आदमी एक फ्रॉड था। तभी हंस वापस आता है, खाने से भरा बैग उठाए हुए, और जिच से कहता है कि उसे जरूर ट्राई करे। सीन कट होता है स्नॉक के घर पर। छोटा लड़का अपने बिस्तर पर लेटा होता है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, बिल्कुल थका हुआ। कोई उसके पास नहीं होता। वो पूछता है कि क्या उसका छोटा पेट बोर हो रहा है। क्यूट सी मोल ईमोल उसके हाथ में सिमट जाती है। स्नॉक धीरे से कहता है कि वो लकी है क्योंकि उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है। अचानक ईमोल अपना पंजा उठाती है और स्नॉक के चेहरे पर चढ़ जाती है, जिससे लड़का मजाक में पूछता है कि क्या वो बोर होने का बदला ले रही है। तभी एक आवाज स्नॉक का ध्यान खींच लेती है। वो बेड से उठकर देखने जाता है कि क्या हो रहा है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो हैरान होता है कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। थोड़ी अजीब फीलिंग के बावजूद वो उसे बंद करने का डिसीजन लेता है, ये महसूस करते हुए कि घर में कोई और भी है। उसके पीछे एक हुड पहना हुआ शख्स खड़ा होता है। इसी वक्त हंस और जिच शहर में चल रहे होते हैं। मुस्कुराते हुए हंस पूछता है कि क्या उसने जो खाना दिया था वो अच्छा नहीं लगा। खाते हुए जिच कैजुअली पूछता है कि क्या वो कपड़े पहन नहीं सकता। थोड़ा उदास होकर हंस पूछता है क्यों, क्योंकि शॉपकीपर ने कहा था कि ब्लाउज उस पर अच्छा लग रहा है। तभी जिच की नजर एक बिल्डिंग की छत पर भागते हुए किसी चीज पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर दो हुड पहने हुए लोग दिखते हैं, जिनमें से एक स्नॉक को बेहोश हालत में उठाए हुए होता है। हंस पूछता है कि वो क्या है और जिच जवाब देता है कि वो लोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे तुरंत पहचान हो जाती है कि उठाया गया बच्चा वही स्नॉक है। ये समझते ही कि स्नॉक का किडनैप हो रहा है, जिच डिसाइड करता है कि वो उनका पीछा करेगा, क्योंकि शायद ये किसी की मदद करने का मौका हो। हंस को रोककर जिच उसे घर वापस जाने का ऑर्डर देता है। कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाना है। हंस वेट करने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिच छतों पर दौड़ते हुए जंप लगाता है, किडनैपर्स का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो कहता है कि वो बस थोड़ी देर बात करना चाहता है, क्योंकि उसे उस लड़के से बात करनी है जिसे वो ले जा रहे हैं। अचानक एक होडेड आदमी उसकी तरफ डैगर फेंक देता है। जिच फुर्ती से उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और वही डैगर वापस फेंक देता है। हैरानी की बात यह होती है कि डैगर सीधा एक आदमी को लगता है जो स्नॉक और दूसरी होडेड शख्स के साथ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। किडनैपर्स के सामने खड़े होकर जिच पूछता है कि वो कौन है, जबकि किसी ने जवाब नहीं दिया। जिच ने उंगली से इशारा करते हुए अपना सवाल दोबारा दोहराया, लेकिन फिर भी खामोशी ही मिली। तब उनमें से एक आदमी बाकी सबको ऑर्डर देता है कि इस रुकावट को खत्म कर दो। बिना एक पल सोचे उसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर जिच इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। एक आदमी को पकड़कर वो गुस्से में कहता है कि उसने सिर्फ सवाल पूछा था, और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, पूछते हुए कि सीधा जवाब देना इतना मुश्किल क्यों था।
तभी एक और आदमी पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन जिच मास्टरफुली उसे डॉज करता है और तुरंत अपने घुटने से काउंटर अटैक करता है। इसी बीच छत के ऊपर तीसरा किडनैपर मौके का फायदा उठाकर स्नॉक के साथ भाग निकलता है। ये देखते ही जिच समझ जाता है कि वो आदमी जानबूझकर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो तीसरे शख्स के पीछे दौड़ पड़ता है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि किडनैपर अबैंडन माइन की तरफ जा रहा है, लेकिन माइन में घुसने से पहले ही जिच का रास्ता रोक लिया जाता है। उसके सामने हुड पहने हुए लोगों का पूरा झुंड खड़ा होता है। सब्र होते हुए जिच पूछता है कि वो कौन है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। बिना बोले सब उस पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर बाद सीन दिखाता है कि जिच ने पूरे ग्रुप को हरा दिया है। उसके गाल पर स्ट्रॉबेरी जूस का दाग लगा होता है, जो उसके ठंडे और अजीब काम को और भी कॉन्ट्रास्टिंग बना देता है। जिच अपने गिरे हुए ओपोनेंट्स को देखकर सोचता है कि उनके वेपन्स और फाइटिंग स्किल्स काफी हाई लेवल के हैं, इसीलिए उसे जल्दी से ये पता लगाना होगा कि वो लोग आए कहाँ से हैं। वो रियलाइज करता है कि जब वो शहर एक आने वाली बड़ी तबाही को रोकने आया है, तो यहाँ हो रही कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। तभी कुछ उसका ध्यान खींचता है। जमीन पर गिरे हुए हुडेड लोगों में से एक धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और लड़खड़ाते हुए पूछता है कि क्या उनका यहाँ होना मोआइन अर्थ टर्नर से जुड़ा हुआ है। सीन कट होता है माइन के अंदर। स्नॉक बेहोशी से जागता है। उठकर बैठते ही वो देखता है कि उसकी मोल उसके पास ही है। कंफ्यूज्ड होकर वो सोचता है कि ये जगह कौन सी है। तभी हुडेड शख्स अचानक सामने आता है और छोटी सी मोल को स्नॉक के हाथों से छीन लेता है। घबराकर स्नॉग उससे भीख मांगता है कि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन किडनैपर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और कहता है कि ये देखकर उसे मजा आ रहा है, क्योंकि उसे लगा था स्नॉग एक डरपोक लड़का है। मुस्कुराते हुए वो पूछता है कि क्या मोल के साथ रहकर उसमें हिम्मत आ गई है, और फिर उसे जोर से जमीन पर फेंक देता है। दर्द में कराहते हुए स्नॉग उठने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो आदमी क्या बोल रहा है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये जगह उसे अच्छी तरह याद है। ये कोलैप्स वेल है। उसके पास आकर हुडेड शख्स पूछता है कि क्या वो उस बैरियर के दूसरी तरफ किसी चीज को ढूंढ रहा है। स्नॉग पलट कर देखता है और आदमी कहता है कि शायद वो सोच रहा होगा कि उसे ये सब कैसे पता। वो एक्सप्लेन करता है कि स्नॉग की आंखों में जो बेबसी और दर्द है, उससे ये समझना मुश्किल नहीं था। अपने पिता की कब्र के सामने खड़े होकर स्नॉग घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो आदमी उसके पिता को जानता था। हुडेड शख्स हाँ में जवाब देता है और स्नॉग को आगे एक चमकते हुए पॉइंट की तरफ देखने को कहता है। वो बताता है कि ये सीलिंग स्टोन है जो माइन के मॉन्स्टर को सील करके रखता है। ये भी रिवील करता है कि स्नॉक के पिता ने एक्सप्लोरेशन के दौरान गलती से इस पत्थर को छेड़ दिया था, जिससे मॉन्स्टर जाग गया और पूरी सुरंग गिर गई, जिसने उसके पिता को जिंदा दफना दिया। आदमी प्रोवोक करते हुए पूछता है कि क्या ये सब जानकर स्नॉक के दिल में गुस्सा नहीं भरता, क्योंकि उसके पिता की मौत का रीजन और उसका माइनर बनकर रह जाना, दोनों का जिम्मेदार वही मॉन्स्टर है। स्नॉक का शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। ये देखकर हुरेद शख्स उसे कहता है कि अपना गुस्सा उस छोटी सी क्रीचर पर निकाल दे। कंफ्यूज होकर स्नॉक पूछता है कि उसके पेट का इस सबसे क्या लेना देना है। तब आदमी सच उगल देता है। मोल ही वही मॉन्स्टर है जिसने अर्थक्वेक लाया था और जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई। वो और भी जहर भरे शब्दों में कहता है कि उस छोटी सी चीज में इतनी हिम्मत थी कि वो स्नॉक के पास आकर फैमिली का हिस्सा बनने का नाटक करे। इसलिए वो स्नॉक को कहता है कि अब देर न करे और अपने हाथों से इंसाफ करे। अपनी हद पर पहुंच चुका स्नॉक अंदर से कुछ जागने लगता है। इसी वक्त माइन के बाहर जिच तेजी से दौड़ रहा होता है, क्योंकि जिस ग्रुप को उसने हराया था वो उसके एक नाम लेने के साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया था। ये एक बहुत ही एडवांस तरीका था जो फायर मैजिक, आर्टिफैक्ट नॉलेज और हाई लेवल प्लानिंग को दिखाता था। जिच सिर्फ इतना ही सोच पाता है कि ये सब किसी तरह नोएन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसे ये पता लगाना बाकी है कि असली दिमाग कौन है। सब कुछ जैसे किसी अनसीन फोर्स के कंट्रोल में हो, तब अचानक एक प्रेजेंस अप्रोच करती है, एक ऐसी एनर्जी जो जिच तुरंत पहचान लेता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना वो अपनी तलवार खींच लेता है और तब रिवील होता है कि उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि नो वन खुद स्नॉक के शरीर में इनकारनेटेड है। जिच पूछता है कि किडनैपिंग के बाद स्नॉक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। कोई जवाब नहीं मिलता। उसे देखकर जिच समझ जाता है कि स्नॉक होश में नहीं है। एक बार फिर कोशिश करते हुए वो पूछता है क्या उसने कभी नानेन का नाम सुना है। तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अगले ही पल स्नॉक बात भींच लेता है और जमीन से तेज नुकीले पत्थर उठने लगते हैं। जिच पीछे हटकर खुद को बचा लेता है। वो सोचता है कि ये सब अजीब है, क्योंकि उसे याद नहीं पड़ता कि मैलान कभी ऐसा था।
फिर वो कंक्लूड करता है कि नहीं, क्योंकि वो गॉड हमेशा अपने दुश्मनों में सिस्टमैटिक और रैशनल तरीके से इनकारनेट करता था, जबकि ये इनकारनेशन बिल्कुल अनस्टेबल और इंसेन लग रही थी। तब जिच नोटिस करता है कि स्नॉक के बाल आग जैसे जल रहे हैं। स्नॉक समझ जाता है कि अटैक आने वाला है, क्योंकि जिच हवा में उठ चुका होता है सीधा उस पर गिरने के लिए। जिच वार्निंग देता है कि अगर उसे चोट नहीं लगवानी तो बेहतर होगा कि वो सवालों का जवाब देना शुरू करे। स्नॉक अपना हाथ चेहरे के आगे उठाकर डिफेंस लेता है। अचानक पूरा एरिया नीली रोशनी से भर जाता है। जिच का अटैक जमीन पर लगता है, पत्थर हर तरफ उड़ जाते हैं। बिना रुके स्नॉक काउंटर अटैक करता है और लाल रोशनी की बीम छोड़ता है, जिससे जिच को रिट्रीट करना पड़ता है। जिच सोचता है कि एक नॉर्मल इंसान ये सब सरवाइव नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए सामने खड़े रहते हैं। तब और भी ज्यादा पत्थर जमीन से उठने लगते हैं और जिच समझ जाता है कि स्नॉक की पावर अचानक बढ़ गई है। इसका मतलब था कि वो अर्थ टायरेंट के रूप में अवेकन होने वाला है। तलवार पकड़ते हुए जिच डिसाइड करता है कि बैटल को जल्दी खत्म करना होगा, वरना स्नॉक और भी पावरफुल हो जाएगा। स्नॉक अपनी रक्षा के लिए एक स्टोन वॉल बनाता है, लेकिन जिच उससे आसानी से चीरकर निकल जाता है। आखिरी चट्टान काटते ही स्नॉक एक और अटैक लॉन्च करता है। तेज चमक की वजह से जिच चीख पड़ता है और आंखें सिकोड़ लेता है, जबकि स्नॉक बिना किसी रिएक्शन के उसे घूरता रहता है। इसी बीच अचानक सीन शिफ्ट होता है। जिच का सामना उसी हुडेड फिगर से होता है जो पहले भी दिख चुका था। वो आदमी कहता है कि जिच को दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह लोगों को मारने से वो नरक तक पहुंच सकता है। वो पीछे हटने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या स्नॉक के साथ ये सब उस आदमी ने किया है। मुस्कुराते हुए आदमी पूछता है कि क्या उसने काफी अच्छा काम नहीं किया। जिच जवाब देता है कि एनर्जी देखकर लगता है कि आदमी ने स्नॉक को एक मिथिकल अर्थ बीस्ट के साथ फ्यूज किया है, एक ऐसा प्राणी जिसे वो नो वन के नाम से जानता है। मन ही मन दुश्मन हैरान होता है कि जिच को ये सब कैसे पता। वो ये सवाल सीधा पूछता है। अपनी गर्दन खुजाते हुए जिच कैजुअली कहता है कि वो अपने सारे ट्रिक्स रिवील नहीं कर सकता। इस बात से इरिटेट होकर आदमी अटैक की तैयारी करता है और कहता है कि अगर जिच जवाब नहीं देगा तो वो फोर्स से इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तब रिवील होता है कि आदमी ने वही पावर खुद पर भी यूज की है। अब वो पहले से 2 गुना बड़ा एक भयानक बीस्ट बन चुका होता है। वो कहता है कि वो ये फॉर्म जिच को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी थी। बिना सोचे समझे स्नॉक आदमी पर चार्ज करता है, लेकिन आदमी उसके बालों से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो सच में खुद को थ्रेट समझता है। उसे दूर फेंकते हुए वो कहता है कि अब उसे किसी और चीज पर ध्यान देना है। जिच बीच में आकर पूछता है कि क्या स्नॉक को इस तरह फेंकना सही आइडिया था। बीस्ट जवाब देता है कि स्नॉक ने शायद काफी कुछ किया होगा जिच का ट्रस्ट जीतने के लिए, लेकिन अब वो बर्सर्कर मोड में है। वो कहता है कि स्नॉक को बाद में डील कर लेगा, क्योंकि फिलहाल उसका मेन फोकस जिच को खत्म करना है। और साथ ही साथ उन दोनों के बीच बिताया जा रहा ये वक्त भी काफी एंटरटेनिंग है। जिच मुश्किल से उस ब्लो को डॉज करता है जो पूरी ताकत के साथ जमीन पर लगता है। बीस्ट तुरंत एक और अटैक करता है, लेकिन इस बार जिच अपनी तलवार से उसके मुक्के को रोक लेता है। हंसते हुए बीस्ट कहता है कि ये अटैक काफी वीक था और इतना उसे हराने के लिए बिल्कुल काफी नहीं होगा। और तब अचानक एक छोटा सा धमाका होता है। उस एक्सप्लोजन के बाद जिच अपनी तलवार से एक क्लीन स्ट्राइक करता है। बीस्ट का एक हाथ अलग हो जाता है। दुश्मन शॉक में जम जाता है। उसे संभलने का मौका दिए बिना जिच तुरंत दूसरा अटैक करता है और अपने एनिमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तलवार को शीथ करते हुए जिच सोचता है कि स्नॉक को कितनी दूर फेंक दिया गया होगा। सीन शिफ्ट होता है कहीं और। हंस जंगल के बीच भागता हुआ जा रहा होता है। उसे जो आवाज सुनाई दी थी वो अर्थक्वेक जैसी लग रही थी, और वही उसे यहाँ खींच लाई थी। तब उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से शरीर पर पड़ती है। करीब जाकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो स्नॉक है। हंस घुटनों के बल बैठकर उसे उठाने को कहता है, बस ये देखने के लिए कि वो ठीक है और सांस ले रहा है। अचानक स्नॉक की आंखें खुल जाती हैं। कुछ ही पल बाद हंस चीखने लगता है। पूछता है कि स्नॉक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, समझ ही नहीं पाता कि उसने क्या गलती की थी जो उस पर अटैक हो रहा है। उसके दिमाग में वो पल याद आने लगते हैं जब उसने पहली बार स्नॉक को मिला था। जब वो देखता है कि छोटा सा लड़का एक बहुत बड़ा पत्थर उठा रहा है, हंस सोचता है कि उसे किस लेवल की ट्रेनिंग मिली होगी। वो कंक्लूड करता है कि अगर वो उस अटैक से लगा तो सीधा मौत होगी। स्नॉक बिना रुके वो पत्थर उसकी तरफ फेंक देता है। हंस समझ जाता है कि डॉज करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो एक ही ऑप्शन चुनता है, अपनी तलवार से बोल्डर को बीच से काटना। हैरानी की बात यह होती है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है और बिना चोट के बाहर निकल आता है। सीने पर हाथ रखकर हंस खुद से मानता है कि उसे लगा था वो उस पर मर जाएगा। साथ ही वो अपने मन में डिसाइड करता है कि वो स्नॉक को अपनी ट्रेनिंग की असली ताकत दिखाएगा।
तब एक और आवाज उसका ध्यान खींचती है। पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि जमीन से एक मैसिव स्टोन वॉल उठ रही है। उसे लगता है कि अब उसका एंड आ गया है, लेकिन अचानक कुछ उसे बचा लेता है। हर जगह पानी होता है और हंस कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब आया कहाँ से। उसी वक्त स्नॉक पर एक भयानक लहर गिरने वाली होती है। वो इंस्टिंक्टिवली अपनी पावर से एक और स्टोन बैरियर बना लेता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। जिच हवा से नीचे आ रहा होता है, एक फाइनल एरियल अटैक के साथ। जिच अपने मन में सोचता है कि यही एक तरीका है स्नॉक के रेज को खत्म करने का। स्नॉक भीख मांगता है कि उसे ना मारा जाए, लेकिन जिच नहीं रुकता। वो बस अपना हाथ स्नॉक के माथे पर रखता है और मन ही मन दुआ करता है कि उसका एक्शन चीजों को और बिगाड़ ना दे। सीन ट्रांजिशन। स्नॉक होश में आता है, हैरान होता है कि वो यहाँ क्यों है और क्या हुआ था। तभी ग्राउल उसका ध्यान खींचता है। उसके पास ही उसका मूल होता है, लेकिन इस बार उसके अंदर वही इविल एनर्जी होती है जो पहले स्नॉक के अंदर थी। स्नॉक अपने पेट को शांत करने की कोशिश करता है, हाथ आगे बढ़ाकर उससे कहता है कि वो उसकी बात सुने। वो बताता है कि पहले उसका दिमाग कंट्रोल में था और उस दौरान उसने एक सपना देखा था जिसमें उसने सब समझ लिया था। वो कहता है कि उसे पता है कि उसके पिता की मौत अर्थक्वेक की वजह से हुई थी, जो मोल के कारण आया था। लेकिन वो ये भी मानता है कि मोल ने ये जानबूझकर नहीं किया। वो बस अपनी कैद से आजाद हुआ था और बदकिस्मती से उसके पिता उसके रास्ते में आ गए। आंखों में आंसू लिए स्नॉक माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे समझ आ गया है कि बिना कुछ कहे छोड़कर जाना कितना दर्दनाक रहा होगा। अगर उसे मौका मिले तो वो सब कुछ अलग तरीके से करता। एक प्रपोजल रखने के लिए स्नॉक फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है कि क्यों ना नैन उसके साथ बाहर आए और जिंदगी को एंजॉय करे। शांत होते हुए छोटा सा मोल अपना नन्हा सा पंजा आगे बढ़ाता है और स्नॉक की उंगली पकड़ लेता है। ये साइन होता है कि वो फिर से उसके साथ अच्छे टर्म्स पर आने को तैयार है। सुबह होती है। बैटल साइट पर लोग जमा हो जाते हैं। गार्ड्स माइन के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं, रेजिडेंट्स को पास आने से रोकते हुए, क्योंकि अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। थोड़ी दूर एक घर के अंदर जिच हंस से पूछता है कि क्या उसने वही किया जो उससे कहा गया था। हंस जवाब देता है कि हाँ, उसने सबको बताया कि उसे कुछ नहीं पता और वो सिर्फ आवाज सुनकर पहाड़ पर चढ़ गया था। थोड़ा घबराकर हंस पूछता है कि क्या जिज को यकीन है कि नाइट्स कभी ये नहीं जान पाएंगे कि ये इंसिडेंट उनकी वजह से हुआ था। जिज शांत होते हुए कहता है कि लाशें माइन के आसपास फैला दी गई हैं, इसलिए किसी को शक नहीं होगा। सबसे जरूरी बात यह है, वो कहता है, कि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि स्नॉक जैसा एक छोटा लड़का इसमें इन्वॉल्व था। जिच फिर स्नॉक की तरफ देखता है और कहता है कि क्योंकि उसने और नोवन ने एक पैक्ट बना लिया है, सब कुछ ठीक रहेगा। खासकर इसलिए भी क्योंकि दोनों की मैना एबिलिटीज काफी मिलती जुलती हैं। खड़े होते हुए जिच ने शांत आवाज में पूछा कि अब इस पॉइंट के बाद स्नॉक क्या करने का सोच रहा है। जवाब में स्नॉक ने कहा कि वो अभी भी सोच रहा है, क्योंकि सच ये था कि उसके पिता की मौत का रीजन अब खुद वो ही था और इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकता था। सिचुएशन को समझते हुए जिच ने पूछा कि क्या स्नॉक इसलिए हेजिटेट कर रहा है क्योंकि मोल को माफ करने पर उसे कोई सजा नहीं मिली। फिर वो सजेस्ट करता है कि स्नॉक को कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मोल को उसके किए का प्राइस चुकाना पड़े। ये सुनकर स्नॉक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जिच ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। वो बस कहता है कि स्नॉक का सपना हमेशा एडवेंचरर बनने का था और इसी वजह से वो पहले ट्रिक भी हो गया था। इसलिए जिच सोचता है कि इस रास्ते में मदद करना भी एक अच्छा काम होगा। अचानक जंगल के बर्ड्स बेचैनी से चहचहाना शुरू कर देते हैं। किसी मूवमेंट को सेंस करते ही वो सब उड़कर वहां से दूर चले जाते हैं। एक वॉरियर जो काफी थका हुआ लग रहा होता है, फिर भी अपना वेपन टाइटली पकड़े रहता है। एक भयानक चीख के साथ वो अपनी पूरी ताकत से आगे चार्ज करता है। उसका अपोनेंट तुरंत स्टोन बैरियर खड़ा कर लेता है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन यंग मैन का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि एक ही स्ट्राइक में वो पत्थर तोड़ देता है। इस मोमेंट पर स्नॉक और उसका पेट दोनों शॉक में रह जाते हैं। इरिटेटेड टोन में वो वॉरियर पूछता है कि क्या स्नॉक ठीक है। तब अचानक एक और आदमी पास आता है और पूछता है कि दोनों क्या कर रहे थे। उसके मुताबिक दोनों बैटल के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इसलिए वो अनाउंस करता है कि ट्रेनिंग फाइट अब 1 घंटा और चलेगी। ऑलरेडी एग्जॉस्टेड दोनों लड़के ये सुनकर यकीन नहीं कर पाते कि उन्हें फिर से फाइट करनी पड़ेगी। धीरे धीरे चांद आसमान में उठ आता है और रात छा जाती है। जमीन पर कैंप फायर जलाई जाती है और मांस भुना जा रहा होता है। सब बैठकर भूख के साथ खाना एंजॉय करते हैं। जिच बस चुपचाप उन्हें देख रहा होता है, बिना कुछ कहे। उनमें से एक लड़का थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से खाने की तारीफ करता है। हाथ में मीट का टुकड़ा पकड़कर वो क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा।
जिच बताता है कि उन्हें ऑस्प्रिन की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर उसके पास बैठा लड़का कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जगह उसे याद नहीं होती। जिच अपने मन में सोचता है कि रिग्रेशन से पहले 3 डीमंस उसके अंडर काम करते थे और उनमें से एक ऑस्प्रिंग से था। इसी सोच के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है जो दिखाती है कि वो वहां पहुंचने के लिए ईगर है। लेकिन उसके कंपेनियंस जब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो थोड़ी घबरा जाते हैं। उनके मास्टर का चेहरा कुछ ज्यादा ही खौफनाक लगने लगता है। अगली सुबह तीनों बहुत सुबह अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। रास्ते में जिच नोटिस करता है कि कैसल की तरफ से काला धुआं उठ रहा है। दोनों लड़के भी एक अजीब सी बदबू महसूस करते हैं जो खाने से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होती। जब उन्हें बताया जाता है कि ये स्मेल जलती हुई लाशों से आ रही है तो वो दोनों बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं। जिच सीरियस होते हुए सोचता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर किसी इन्वेजन का साइन। थोड़ी ही देर बाद जंगल के अंदर से एक आवाज आती है। भाले उठाए हुए नाइट्स स्ट्रेंजर से डिमांड करते हैं कि वो तुरंत अपनी पहचान बताएं। नर्वस होके दोनों लड़के अपना नाम तक नहीं बोल पाते। तब जिच कामली आगे बढ़ता है और बताता है कि वो सिर्फ ट्रैवलर्स हैं जो रात के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। गार्ड्स आपस में डिस्कस करते हैं कि शायद ये लोग माउंटेन से आए हैं और बीमार भी हो सकते हैं। इस दौरान जिच चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। आखिरकार गार्ड्स उन्हें साथ चलने का ऑर्डर देते हैं। विलेज काफी सिंपल होता है लेकिन हर तरफ आर्म्ड सिक्योरिटी होती है। तीनों साथ चलते हुए पूरे एरिया को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। कुछ ही वक्त में वो यंग मास्टर के कैबिन तक पहुंचते हैं जहां उन्हें सस्पिशियस ग्रुप के तौर पर अनाउंस किया जाता है। बैलेंस खो देते हुए दोनों लड़कों को रूम के अंदर धकेल दिया जाता है। गार्ड शांत तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ये लोग जंगल में मिले थे और खुद को ट्रैवलर्स बता रहे थे, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि ये विलेज के रहने वाले हैं। तब जिच का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है जैसे ही उसकी नजर यंग मास्टर पर पड़ती है। मुस्कुराते हुए वो आदमी अपना इंट्रो देता है। वो खुद को जोहल, विलेज में भेजी गई टास्क फोर्स का कमांडर बताता है। उस पर जिच को याद आता है कि चोएम ड्रकाल उन 4 लोगों में से एक था जो कभी उसके साथ दुनिया भर में बैटल्स लड़ चुके थे। उसे महसूस होता है कि साथ लड़ने का एहसास अभी भी जिंदा है, जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने साथ मिलकर जीत सेलिब्रेट की थी और अक्सर विक्ट्रीज के बाद साथ बैठकर पिया भी था। इस याद के साथ जिच के चेहरे पर एक कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन आता है और रिस्पेक्ट के साथ वो आगे बढ़ता है। जीक ने आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली झुककर सलाम किया और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसके साथ हंस, स्नॉक और उसके कंधे पर बैठा छोटा सा कंपेनियन था जिसे सब पहचान चुके थे। जीक ने आगे कहा कि वो सी से आया था, माउंटेन्स में अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करने के लिए। ये सुनते ही जोहल और गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ इंट्रीग नजरों से देखा। कुछ पल सोचने के बाद जोहल ने स्ट्रेंजर्स पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन गार्ड्स क्लियरली अनईजी थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग विलेज से भागे हुए फ्यूजिटिव्स भी हो सकते हैं। जोहल ने उन्हें शांत रहने को कहा और बताया कि उसने बिना सोचे समझे फैसला नहीं लिया है। असल में उसका इरादा था ही नहीं कि ये ट्रैवलर्स इतनी आसानी से विलेज छोड़कर चले जाएं। जीक ने मन ही मन सोचा कि इस आदमी की करिश्मा वाकई काफी स्ट्रांग थी। जोहल ने एक्सप्लेन किया कि अब जब ये लोग विलेज आ चुके हैं तो उन्हें कुछ समय यही रुकना पड़ेगा क्योंकि इस जगह एक इन्फेक्शियस डिजीज तेजी से फैल रही थी। अपने प्लान के मुताबिक उसका कोई इरादा नहीं था कि ट्रैवलर्स को उस जगह से जाने दिया जाए। वॉरियर अपने मन में उस आदमी के करिश्मा पर सवाल करता है। अब जब वो लोग विलेज आ चुके थे तो उन्हें कुछ टाइम वहीं रुकना चाहिए था क्योंकि उस एरिया में एक डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज हर जगह फैल रही थी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को पहले ही क्लूज के थ्रू सारी सिचुएशन का अंदाजा हो चुका था। जो आदमी टाउन से आए थे उन्हें डिजीज को और ज्यादा स्प्रेड होने से रोकने के लिए भेजा गया था। क्योंकि जिच और उसके सबॉर्डिनेट्स उनके कांटेक्ट में आ चुके थे, इस बात का चांस था कि वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए उन्हें विलेज छोड़ देना चाहिए था। शांति से यंग वॉरियर इस बात पर सोचता है कि इन्फेक्शियस डिजीज कितनी सीरियस होती है और उसे लगता है कि इस पर डिस्कशन होना ही चाहिए। हल्की सी मुस्कान के साथ वो मास्टर जोहल को मदद ऑफर करता है। एक लड़का शॉक हो जाता है जबकि दूसरा काफी खुश दिखाई देता है। तभी अचानक एक गार्ड घबराहट में कैबिन के अंदर दौड़ता हुआ आता है। कांपते हुए आवाज में वो बताता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन में नए सिम्टम्स दिख रहे हैं। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना सब लोग असली सिचुएशन देखने के लिए भागते हैं। वहां पहुंचते ही जो की आंखों में शॉक साफ दिखाई देता है। जमीन पर पड़ा उसका एक वॉरियर अनकंट्रोलेबली सफर कर रहा होता है। ऑर्डर मिलता है कि पेशेंट के सिम्टम्स रिकॉर्ड किए जाएं और प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। दूर से प्रोटैगनिस्ट क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। उसे नोटिस होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसी ऐसे आदमी का है जो कभी उसका सबऑर्डिनेट हुआ करता था। अपना सर हल्का सा छूते हुए जोएम थोड़ा डिजी और पेल लगता है। पसीना बह रहा होता है और वो बताता है कि उसे ब्लड देखकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट को इस बात पर यकीन नहीं होता। नर्वस लाफ्टर के साथ जोएम बताता है कि वो हीमोफोबिया से सफर करता है। रिग्रेशन से पहले वही आदमी वैम्पायर के नाम से जाना जाता था। जिच को समझ नहीं आता है कि जो आदमी ब्लड कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता था, उसे ब्लड का डर कैसे हो सकता है। वैम्पायर की लाइफ उसके प्रेजेंट सेल्फ से बिल्कुल ही अलग थी। आखिर में जिच इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा कॉमेडिक वे में क्वेश्चन करता है। हेमोफोबिया यंग मास्टर के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी, लेकिन लगता था वो इस टॉपिक पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता। ड्राल हमेशा से रिजर्व रहा था और रिग्रेशन से पहले भी उसने सिर्फ अपनी ओरिजिन जगह के बारे में ही बताया था। सिंसियर टोन में वॉरियर कहता है कि जोहन धीरे धीरे इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लेगा। एक दिन वो इतना यूज्ड हो जाएगा कि शायद ब्लड बाथ लेना भी उसके लिए हॉबी बन जाए। इसके बाद क्योंकि उन्हें विलेज छोड़ना ही था, उन्होंने जो और उसके सोल्जर्स की मदद की। डिजीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट्स सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे। आखिरकार बेस्ट डिसीजन यही था कि पूरे विलेज को आग लगाकर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आग पूरे एरिया में फैल जाती है और सब लोग उदासी के साथ ये सब देखते रहते हैं। हंस उन लोगों के बारे में सोचता है जो रास्ते में खो गए। वही ड्राल के लिए बस इस सैड एंडिंग को एक्सेप्ट करना ही बचा होता है। जिच नोटिस करता है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा अपसेट लग रहा है। इतने लोगों की मौत और पूरे विलेज का डिस्ट्रक्शन उसके लिए बहुत पेनफुल था। उस मोमेंट पर प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये फीलिंग पास्ट के जोहन के लिए बिल्कुल कॉमन नहीं थी। एंड में लीडर जिच का दिल से शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद के लिए। जिच का रिप्लाई क्लियर होता है। उसकी ट्रैवल करने का रीजन सिर्फ एक ही था, लोगों की मदद करना और गुड डीड्स परफॉर्म करना। थोड़ी देर बाद मास्टर भी बोलता है कि वो हंस और स्नॉक की मदद के लिए काफी ग्रेटफुल है। चेहरे पर स्माइल के साथ वो कहता है कि सब लोग काफी नोबल थे। ये पूरा मैटर कैसल तक रिपोर्ट हो चुका था और अब उन्हें ऑर्डर्स का वेट करना था कि कब वापस लौटना है। जोल अपने नए दोस्तों को इनविटेशन देता है और बिना सोचे समझे जिच सबकी तरफ से रिप्लाई दे देता है कि वो मना नहीं कर सकते। तभी अचानक एस अपने लॉर्ड को बुलाता है। उसके हाथ में कैसल से आया हुआ एक मैसेज होता है। आदमी जैसे ही स्क्रोल खोलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि इतना सीरियस रिएक्शन क्यों। कुछ ही पल बाद जोल बताता है कि सबको निकलने की तैयारी करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा शॉक ये होता है कि डेस्टिनेशन ऑस्प्रिन नहीं है, उन्हें एक और डिजीज अफेक्टेड विलेज भेजा जा रहा है। ये सुनते ही उसके सबॉर्डिनेट्स काफी डर जाते हैं। जिच समझ जाता है कि मास्टर को नोबल फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद फिर से कंटेमिनेटेड जगह पर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ धूप एक बड़ी बिल्डिंग पर चमक रही होती है जिसके चारों तरफ खिड़कियां हैं। गुस्से में एक हाथ आर्म चेयर पर जोर से पड़ता है, एक लाउड बैंग के साथ। थ्रोन पर बैठा आदमी सोचता है कि डिजीज इतनी ज्यादा कंटेजियस है कि पूरा गांव खत्म हो सकता है। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि जोई इमराल अभी तक जिंदा कैसे है। सर्वेंट झुककर माफी मांगता है, ये मान के चलता हुआ कि लड़का शायद बहुत लकी होगा, पर आदमी और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। पास रखा हुआ वाज उठाता है और गुस्से में दीवार पर फेंक देता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यंग मास्टर डिजीज से मरा नहीं। शांत खड़ा सर्वेंट उसकी पूरी मैडनेस को ऑब्जर्व करता रहता है। अब उस आदमी को एक नया प्लान चाहिए था, ऐसा प्लान जो जोल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मीनवाइल सोल्जर्स एक बड़ा बॉनफायर तैयार करते हैं। हंस नोटिस करता है कि सारी बॉडीज वहीं जलाई जा रही है। जमीन में बने एक बड़े क्रेटर के अंदर आग फैल जाती है। आखिरकार वो पूरा विलेज भी डिजीज के कारण वाइप आउट हो जाता है और एक बार फिर उन्हें कैसल वापस जाने का कोई ऑर्डर नहीं मिलता। तभी जिच फॉरेस्ट के बीच से आती हुई एक अजीब आवाज सुनता है। हंस थोड़ा वरीड हो जाता है और लीडर से पूछता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए। स्ट्रॉन्ग वॉइस में वो छुपे हुए लोगों को तुरंत सामने आने का हुक्म देता है। फॉरेस्ट से 5 हुडेड फिगर्स निकल कर आते हैं। वो अपने गारमेंट्स के अंदर छुपे वेपन्स निकालते हैं और बिना कुछ बोले प्रोटैगनिस्ट पर अटैक कर देते हैं। अपनी फुल स्किल्स और पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके जिच अटैक डॉज कर लेता है। उसके सबॉर्डिनेट्स ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। ये ब्लैक हुड्स थे हाई स्किल्ड और फुली डिटर्मिन्ड वॉरियर्स। जिच नोटिस करता है कि ये पहले वाले जैसे ही लग रहे हैं। फाइट शुरू होने वाली है, इसलिए वो हांस और स्नॉक को बुलाता है। प्लान सिंपल होता है, दोनों लड़के दो दो हुडेड फिगर्स को हैंडल करेंगे एक एक करके। इंस्ट्रक्शंस देते ही जिच खुद फाइट में कूद पड़ता है और लड़के शॉक में रह जाते हैं। लीडर का मेन गोल होता है किसी एक को जिंदा पकड़ना और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना। लीप के साथ जब वो अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तब उसे कुछ अनयूजुअल फील होता है। अचानक फॉरेस्ट के बीच एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो उसका अटैक रोक देता है। उसी मोमेंट पर उसे रियलाइज होता है ये वही आर्टिफैक्ट था जो पहले भी यूज हो चुका था। सोल से आया हुआ वो वॉरियर।
और सिर्फ वही नहीं, उनका फाइटिंग मेथड भी बिल्कुल सेम था। ये सब देखकर जिच के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, आखिर ये सब लोग एक ही जगह पर क्यों थे। बैटल धीरे धीरे और इंटेंस होती जा रही थी और साथ ही उसके थॉट्स भी और गहरे होते जा रहे थे। सू में उनका गोल था नैन को डीमन बनाना। इस बार भी शायद कुछ वैसा ही प्लान था, बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक हुड्स का असली टारगेट प्रोबेबली जोहन ड्राल था, जो फ्यूचर में जिच का कंपेनियन बनने वाला था। वो सोचता है कि जोहन का एक दिन डिमोनिक ह्यूमन बनना शायद इसी से कनेक्टेड हो। ऊपर से बिल्कुल इसी टाइम के अराउंड दुनिया में डिमोनिक ह्यूमंस अपीयर होने लगे थे। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि लोगों ने उस एरा को ही एरा ऑफ डिमोनिक ह्यूमंस कहना शुरू कर दिया। दिल के किसी कोने में जिच ये भी कंसिडर करता है कि शायद ब्लैक हुड्स ही सारे डिमोनिक ह्यूमंस के क्रिएटर हो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कुछ लोग नेचुरली भी ट्रांसफॉर्म हुए थे, जैसे वो खुद। अचानक एक पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में स्ट्राइक करती है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उसका डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म होना भी शायद किसी के प्लान का हिस्सा था। काउंट के रेजिडेंस से निकलने के बाद उसे समझ आता है कि सारी सिचुएशंस ने उसे इसी डेस्टिनी की तरफ धकेल दिया था। शुरू से ही हर एक इवेंट ने उसे डिमोनिक ह्यूमन बनने पर मजबूर किया। उस वक्त वो ये मानकर चल रहा था कि ये सिर्फ बैड लक है, दुनिया का केओस है। तभी उसके एनिमी एक फ्लेम स्पेल प्रिपेयर करता है जो सीधा उस पर लॉन्च होने वाला होता है। गुस्से में जिच ये सोचने लगता है कि क्या उसे किसी पपेट की तरह यूज किया गया। अगले ही सेकंड वो हवा में जंप करता है और अपने अपोनेंट की तरफ चार्ज करता है। सिचुएशन चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, ये सब माफ करने लायक नहीं था। मूनलाइट पूरे कैंप को इल्यूमिनेट कर रही होती है। हंस और स्नॉक अपने बेड्स पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अभी भी जाग रहा दी सोचता है कि वो एक भी ब्लैक हुड वॉरियर को कैप्चर नहीं कर पाया। आखिरकार सबने खुद ही अपनी जान ले ली। आग की तरफ देखते हुए वो फिर से जोहान के डिमोनिक ह्यूमन बनने की पॉसिबिलिटी पर सोचता है। इस मोमेंट पर जोहान ब्लैक हुड्स के प्लान्स के लिए एक तरह का ऑब्स्टिकल बन चुका था। अकेला बैठा जिज इमेजिन करता है कि अगर यंग मास्टर ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो कैसा होगा। आखिर में वो इसी कंक्लूजन पर आता है कि जोहान का एक ऑर्डिनरी ह्यूमन रहना ही सबसे बेहतर होगा। तभी अचानक जोहान आग के पास आता है और नोटिस करता है कि जिज अभी तक जाग रहा है। रात गहरी होती जाती है और दोनों चुपचाप आग को देखते हुए बैठे रहते हैं। प्रोटैगनिस्ट के थॉट्स फिर से इसी बात पर घूमते हैं, आखिर जोहान डिमोनिक ह्यूमन क्यों बनेगा। शायद किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे ब्लड से डर लगता हो। ब्लड डोमिनेशन जैसी एबिलिटी का टेम्पटेशन रेजिस्ट करना मुश्किल होता। अपने कंपेनियन के चेहरे की तरफ देखकर जिच नोटिस करता है कि वो काफी डिस्टिंक्ट लग रहा था। जोहान ड्रायल बताता है कि वो अपने फादर के बारे में सोच रहा था। साल के बीच में उसके फादर अचानक अनकॉन्शियस हो गए थे और बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। इसी वजह से यंग मास्टर ये सोच रहा था कि क्या उसे कुछ चीजें अलग तरीके से करनी चाहिए थी। इस मोमेंट पर वॉरियर को समझ आता है कि जोहान के पास इतनी पावर क्यों है। एल्डेस्ट होने के नाते वो पोजीशन उसके लिए नेचुरल थी। फिर भी जिच थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और उसे केयरफुली ऑब्जर्व करता है। अचानक एक सोल्जर कैंप के अंदर घुस आता है, पूरी तरह से डेस्परेट। सांस संभालते हुए वो बताता है कि उन्हें कैसल वापस आने का ऑर्डर मिल गया है। ये सुनकर जोहान ड्रायल कंफ्यूज हो जाता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तब तक रात पूरी तरह से एरिया को कवर कर चुकी होती है। अंधेरे में काम फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जैसे कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। उसी वक्त जोहान ड्रकाल सामने आता है। वो अपने भाई के सामने खुद को प्रेजेंट करता है, दिखाता हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नोबल की आंखों में एक्सट्रीम फॉल्सनेस होती है जब वो उसे वेलकम बैक होम कहता है। जिच ध्यान से दोनों भाइयों के बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करता है। दो माइंड सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, उनकी सिकली अपीयरेंस। एक मेंटल इश्यू से जूझ रहा था और दूसरा बिल्कुल पेल स्किन के साथ खड़ा था। तभी जिच का ध्यान पास खड़े पुराने बटलर पर जाता है। ड्रेसल अपने भाई को बताता है कि डिजीज ऑफस्प्रिंग के थ्रू फैल चुकी है। रिग्रेट के साथ वो सारा ब्लेम यंग मास्टर पर डाल देता है, कहकर कि उसने प्लेग को कंट्रोल करने में केयरलेसनेस दिखाई। सोल्जर्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सारा दोष उन पर डाल दिया गया है। फिर भी अपने भाई को एक और चांस देते हुए ड्रेसल डिसाइड करता है कि उसे फिर से ऑस्ट्रेलियन भेजा जाए ताकि डिजीज को कंटेन किया जा सके। इस बार कंडीशन क्लियर थी, जब तक डिजीज कंप्लीटली इरेडिकेट ना हो जाए वापस आने का सवाल ही नहीं। ऊपर से वो ये भी बोलता है कि उससे खुद भी डिजीज हो सकती है। सिर्फ ये सोचकर ही यंग मास्टर को नॉजिया फील होने लगता है। यंग मास्टर के पास रिप्लाई देने के लिए वर्ड्स नहीं होते। वो चुपचाप मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। ऑस्ट्रेलियन पहुंचकर सब लोग सिचुएशन को काफी कॉशियसली असेस करते हैं। जहां इन्फेक्टेड लोग रह रहे थे वो एरिया स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में था। अब तक टोटल डेथ 60 हो चुकी थी। डॉक्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज शायद एग्राम हो सकती है। ये सुनकर जिच रियलाइज करता है कि हर सिटी में डिजीज अलग अलग है। तभी उसके दिमाग में एक और बड़ा सवाल आता है, आखिर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कौन कर रहा है।
फैज, वो डिमोनिक ह्यूमन, इतना पावरफुल था कि सिर्फ डिजीज के डर से पूरी दुनिया को पैरालाइज कर सकता था। लेकिन जिद जानता था कि फेज इस टाइप का क्रिएचर नहीं है जो इतनी कॉमन डिजीज स्प्रेड करे। डिटर्मिनेशन के साथ वो एक पॉसिबल स्कीम के बारे में सोचता है। अगर फेज सिटी के अंदर कहीं छुपा है तो उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। कम डेथ्स के साथ शायद उनके पास चांस हो, लेकिन होप्स के बावजूद डॉक्टर्स अभी तक कोई ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं कर पाए थे। चाहे कितनी भी इंटेंस एफर्ट्स लगा ली जाएं, डिजीज का क्योर बनाना काफी मुश्किल लग रहा था। तभी जिच यंग मास्टर को इन्फॉर्म करता है कि शायद वो इग्राम का क्योर बना सकता है। थोड़ी देर बाद सब डिसाइड करते हैं कि सिक लोगों को विजिट किया जाए। जिच के हाथ में एक पोशन होता है जो डिजीज ट्रीट कर सकता था। रिग्रेशन से पहले जब पूरी दुनिया में इन्फेक्शियस डिजीजेस फैल रही थी, तब स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट ने इग्राम का क्योर डेवलप किया था। पास्ट में जिच मोर ने यह फॉर्मूला सीखा था क्योंकि जोहाइम को डिजीजेस में काफी इंटरेस्ट था। पोशन को हाथ में पकड़कर जिच एक पेशेंट के पास जाता है। काम रहकर वो थोड़ा सा लिक्विड उसके मुंह में डाल लेता है। सब लोग टेंशन के साथ नेक्स्ट मोमेंट का वेट करते हैं। कुछ ही देर में पेशेंट होश में आ जाता है और पानी मांगने लगता है। ट्रीटमेंट काम कर चुका था। जिच डॉक्टर्स को बताता है कि वो पूरा फॉर्मूला लिखकर दे देगा। जोहिम पूछता है कि क्या वो सच में क्योर सिखाना चाहता है, जबकि इससे वो बहुत पैसा कमा सकता था। जिच कामली रिप्लाई करता है कि उसे वेल्थ से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ दुनिया में काइंडनेस फैलाना चाहता है। तभी ड्राल जिच की तरफ बढ़ता है। यंग मास्टर अपनी पूरी ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए उसे जोर से हक कर लेता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उससे मिलना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। लेकिन हीरो को वो हक ज्यादा पसंद आता हुआ नहीं लगता। फॉर्मूला सब डॉक्टर्स तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे सारे सिक लोग हील होने लगते हैं। जिच डॉक्टर्स को रेसिपी बनाने का बेस्ट मेथड भी सिखा देता है। अब जब एग्राम का ट्रीटमेंट रेडी हो चुका था, मेफिस का सामने आना बस टाइम की बात थी। तभी अचानक एक आवाज डेस्परेट टोन में जिच को ढूंढने लगती है। बटलर सीन पर पहुंचता है पूरी घबराहट के साथ। सोल्जर्स के बीच गिरा हुआ जिच बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। क्यूरियोसिटी के साथ बटलर उससे पूछता है कि उसने डिजीज का क्योर कहाँ से सीखा। उसी मोमेंट पर हीरो के दिमाग में एक इम्पोजिंग फिगर फ्लैश होती है जो हमेशा जो के भाई के साइड में रहता था। थोड़ा और सोचने पर जिच एक गैस लगाता है, कहीं ये ओल्ड मैन ही फेस्ट तो नहीं। कुछ ही देर बाद दोनों एक टेबल के अराउंड बैठे होते हैं। फिर से वो आदमी सवाल करता है, अक्रैम का ट्रीटमेंट जिच ने कहाँ से सीखा। हीरो कामली रिपीट करता है कि उसने सब कुछ एक बुक से सीखा है, लेकिन बटलर कन्विंस नहीं होता। उसे लड़के का एटीट्यूड भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है, अपनी इम्पोजिंग प्रेजेंस दिखाते हुए। जिच बुक का नाम नहीं बता पाता। वो सिर्फ इतना कहता है कि जो पेजेस उसने पढ़े थे उनमें सिर्फ एक ही डिजीज अक्राम का ट्रीटमेंट था। ओल्ड मैन की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो और ज्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा था। तभी अचानक ड्रैल रूम में एंटर करता है और हरासमेंट नोटिस कर लेता है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि बटलर उसके कंपेनियन के साथ क्या कर रहा था। गुस्से में ड्रैल पॉइंट आउट करता है कि ओल्ड मैन ऑस्प्रिन के सेवियर के साथ काफी रूड बिहेव कर रहा है। अपने आंसर्स ना मिलने पर बटलर बिना कुछ बोले रूम से निकल जाता है। कोहेम उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, कहकर कि वो लिमिट क्रॉस कर गया था। कैसल में दिखी हुई उस फिगर को याद करते हुए जिच पूछता है कि वो आदमी कौन था जो हमेशा यंग मास्टर के भाई के साथ रहता था। ड्राइल बताता है कि उसका नाम बेटल सैलोम है, फैमिली का बटलर। पहले वो नाइट्स का कैप्टन था, लेकिन एक इंजरी के बाद रिटायर होकर बटलर बन गया। ड्राइल एक्सप्लेन करता है कि सलोम की कंसर्न जस्टिफाइड हो सकती है क्योंकि जिच का क्योर उससे दोनों भाइयों से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सकता था। सलोम जो के भाई को सक्सेसर बनाना सपोर्ट कर रहा था। इस इंटरफेरेंस के चलते हीरो ये कंफर्म नहीं कर पाया कि सलोम असली में फेस्ट द डीमन है या नहीं। टॉपिक चेंज करते हुए लीगर बताता है कि उसने सुना है कि जिच के पास मेडिसिन बनाने के लिए सफिशिएंट लोग नहीं है, इसलिए ड्रायल किसी ऐसे इंसान को इंट्रोड्यूस करना चाहता था जो मदद कर सके। बुलाने पर एक लेडी टेंट में एंटर करती है। ग्रेटा वार्गा, वार्गा कंपनी की ओनर, यंग मैन से मिलकर काफी खुश लग रही थी। ब्यूटीफुल होने के बावजूद जिच उसके विडो क्लोथ्स को समझ नहीं पाता। मिस वार्गा को इन्फेक्शियस डिजीजेस में काफी इंटरेस्ट था और वो रिसर्च को रेगुलरली स्पॉन्सर करती थी। क्यूरियोसिटी के साथ वो पूछती हैं कि क्या वो क्योर का फॉर्मूला सीख सकती हैं। लेडी की नॉलेज देखकर जिच कहता है कि शायद उसे ज्यादा सीखना पड़ेगा, उससे उल्टा नहीं। दोनों एक दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं जहां सोल्जर्स हैवी क्लेट्स कैरी कर रहे होते हैं। हीरो ग्रेटा को अक्रैम के बारे में मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करना शुरू करता है। सबसे पहले वाटर सोर्सेस बंद करना होगा और फिर मेडिसिन प्रिपेयर करनी होगी।
वो उसे जिच के सबॉर्डिनेट्स उन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स और स्माइल्स नोटिस करते हुए। हांस मजाक में बोलता है कि कोई सोचेगा कि दोनों डेट कर रही हैं, और स्नॉक भी एग्री कर लेता है। सनसेट धीरे धीरे पूरी एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। हर्म का जिक्र होता है, जो कोल्ड झेल रहे लोगों के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। ग्रेटा वर्गा प्रोटैगनिस्ट से मिली हुई नॉलेज से काफी डिलाइटेड होती है, फिर भी उसे लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ और सीखना है। लेडी बताती है कि मेडिसिनल हर्ब्स में उसका इंटरेस्ट उसके फैमिली की वजह से आया था, लेकिन उसकी फैमिली कभी डिजीजेस पर रिसर्च नहीं करती थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो औरत हिम्मत जुटाकर एक प्रपोजल रखती है। वर्गो चाहती थी कि हीरो उसके साथ चले, ताकि वो उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सके। उसी वक्त अंधेरा धीरे धीरे पूरे एरिया पर छा जाता है और कैसल के अराउंड सब कुछ ब्लैक हो जाता है। हल्की सी आवाज के साथ एक आदमी दरवाजा खोलता है। अगले ही पल वो फिगर नोबल के चेम्बर्स के अंदर होता है। बेहोश पड़े जॉन के फादर के मुंह में एक पोशन डाला जाता है। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो बेडशीट्स को जोर से पकड़ लेता है। हाथ में पोशन पकड़े हुए बेथेनोल सैलोन कामली कहता है, ये सब सॉवरेन के कर्म का नतीजा है। नेक्स्ट सीन में जिच थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है जब वो रियलाइज करता है कि वो दोनों एक सेमेट्री में ग्रेव्स के सामने खड़े हैं। ग्रेटा रिवील करती है कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स एक भयानक इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से मर गए थे। इसी दर्द की वजह से उसने डिजीजेस पर स्टडी शुरू की, ताकि कोई और अपना परिवार ना खोए जैसे उसने खोया। एक वाव की वजह से उसने मॉर्निंग क्लोथ्स पहने हुए थे। जब तक दुनिया से सारी इन्फेक्शंस कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो जाती, वो ये कपड़े नहीं उतारेगी। इसीलिए वो प्रोटैगनिस्ट को अपने हस्बैंड और सन की ग्रेव्स दिखाने लाई थी। जब उसे लगता है कि वो काफी कह चुकी है, तो वो वापस लौटने का डिसीजन लेती है। उसके वर्ड्स क्लियर होते हैं, दोनों मिलकर आरा को दुनिया के फेस से मिटा देंगे। वो सिमेट्री से पलटकर चल पड़ती है, लेकिन जिच के दिमाग में अब भी डाउट रहता है, कहीं ये औरत भी फेस्ट तो नहीं। सबॉर्डिनेट्स कुछ अजीब सा फील करते हैं। जिच को रियलाइज होता है कि उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। बिजी होने की वजह से वो लड़कों को बोलता है कि टाइम वेस्ट ना करें और सीधा पॉइंट पर आए। उसके सरप्राइज के लिए हंस ही पूछ लेता है मिस वर्गोट के साथ उसका क्या रिलेशन है। कैंप में रूमर्स फैल चुके थे कि दोनों कपल हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ना तो कंफर्म करता है ना डिनाई। आखिर हंस बोल देता है कि उसका बॉस भी आखिरकार एक नॉर्मल आदमी ही निकला, कोई बुढ़ा नहीं। ये सुनते ही मास्टर गुस्से में एक पत्थर उठाकर हंस के सर पर फेंक देता है। जिच खुद भी इन स्पेकुलेशन से कंफ्यूज था। उसने ग्रेटा वर्बो के साथ कुछ भी रोमांटिक नहीं किया था। ऊपर से वो तभी अपीयर हुई थी जब उसने इग्रम का ट्रीटमेंट बनाया था, और उसे डिजीजेस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। इसीलिए जिच अब भी कंसिडर करता है कि शायद वो फेस्ट हो, जो उसे सलोम से भी ज्यादा सस्पिशियस बना देता है। फिर भी वो डीमन जैसा बिहेव नहीं करती, इसीलिए उसे थोड़ा और ऑब्जर्व करना जरूरी था। हीरो सोचता है काश उसने ग्रेनहार्ट से पूछ लिया होता, क्योंकि वही एक था जो फेस्ट की असली आइडेंटिटी जानता था। उसे मारने के बाद थॉट्स में खोया हुआ जिच तब होश में आता है जब कोई उसका नाम पुकारता है। उसे बताया जाता है कि लॉर्ड के लोग मिस बारगोट को ले गए हैं। जोहिम इन्फॉर्म करता है कि उनका कहना है कि वो लॉर्ड की कंडीशन चेक करने के लिए उसे ले गए हैं, लेकिन वो खुद पर्सनली वेरीफाई करना चाहता है। उस मोमेंट पर हीरो रियलाइज करता है कि डिजीज ट्रीटमेंट का की पर्सन अब कैसल के अंदर चला गया है। उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, सलोम शायद फेस्ट हो सकता है और वो ऑलरेडी कैसल के अंदर है। डिटरमिन्ड होके जिच ऑफन करता है कि वो यंग मास्टर के साथ चलेगा, लेकिन राल उसे ओइन में रहने को बोलता है। ये सिर्फ फैमिली इशू नहीं था, सिटी में इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए भी कोई और क्वालिफाइड नहीं था। स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ लीडर कहता है कि वो ग्रेटा वर्गोट को सेफली वापस लाएगा। उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए जिच कहता है कि वो यही एंग्शियसली वेट करेगा। दोनों हाथ मिलाकर अग्रीमेंट सील कर देते हैं। लास्ट सीन में एक रूम के अंदर बटलर एक पेपर पढ़ रहा होता है जो लंबी लंबी राइटिंग से भरा होता है। तभी एक सोल्जर एंटर करता है और इन्फॉर्म करता है कि यंग मास्टर जॉर्डन मिलना चाहते हैं। बटलर सलाम से मिलने पर चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल के साथ वो कहता है कि उस रात नोबल के साथ जाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ दिन बाद किसी के थ्रू लॉर्ड जिच को एक रिपोर्ट मिलती है, एक हॉन्टेड जगह पर बचा हुआ लास्ट बिल्डिंग। अंदर विलेजर्स को ढूंढा जा रहा था। हिम्मत जुटाकर लीडर और उसके सबऑर्डिनेट्स उस भयानक सीन को ऑब्जर्व करते हैं। सिचुएशन और भी खराब थी क्योंकि पास के रीजन में बिल्कुल सेम सिम्टम्स वाली डिजीज फैल रही थी। मेडिकल नॉलेज होने की वजह से जिच ही सबसे सूटेबल था जो खुद जाकर सिचुएशन चेक करे। ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हुए वॉरियर डिपार्चर के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अभी तक उसे ये कंफर्म नहीं हुआ था कि जोइम कैसल पहुंच चुका है या नहीं।
एक सोल्जर जल्दी से बताता है कि मास्टर ऑलरेडी कैसल में सेफली रह रहा है और जिच को तुरंत विलेज चेक करने को कहता है। दरवाजा खोलते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ड्राल के जाने के बाद कितने दिन बीत चुके हैं। उसे लगता है कि अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो मास्टर को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ही बड़े डोर्स खुलते हैं, सब लोग क्यूरियोसिटी के साथ अंदर देखते हैं। अचानक लड़कों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। जमीन पर लोग पड़े हुए थे, उनके सर पर शीट्स डाली हुई थी। तभी एक मिस्टीरियस आवाज पूछती है, कौन है इंट्रूडर? हाथ में बकेट पकड़े हुए एक आदमी वार्निंग देता है कि उनका अंदर आना अलाउड नहीं है। जिच बताता है कि वो ऑस्प्रिन से आए हैं डिजीज इंस्पेक्ट करने के लिए। आदमी स्माइल करता है, समझता है कि वो डॉक्टर्स हैं और अपॉलॉजी देता है, कहते हुए कि ये बात करने की जगह नहीं है। वो उन्हें एक क्वाइट रूम ऑफर करता है। हंस और स्नॉक एग्री कर लेते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते जिच कामली बोलता है कि वो पूरी सिचुएशन समझ चुका है। अगले ही सेकंड वो अपनी वेपन जोर से ग्रिप करता है, जिससे स्ट्रेंजर घबरा जाता है। स्वॉर्ड सीधा उस आदमी पर पॉइंट होती है। उसका एक्सप्रेशन अचानक ईविल हो जाता है। वो भी वेपन निकालकर कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट्स दिखाता है। एक सेकंड वेस्ट किए बिना वो आगे बढ़कर अटैक करता है, लेकिन जिच ज्यादा स्किल होता है। एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ स्वॉर्ड उसके बॉडी में घुसा देता है। थ्रेड जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका होता है। स्नॉक पूरी तरह कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। हीरो अपनी स्वॉर्ड वापस निकाल ही रहा होता है कि अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हर तरफ डेब्री उड़ जाता है। धुएं के बीच से बेथिल सलोम सामने आता है, क्लियरली बैटल के लिए रेडी। लेकिन जिच इतना नाइव नहीं था कि किसी चीप ट्रैप में फंस जाए। तीनों अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी। जिच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हंस और स्नॉक एक साथ फाइट करेंगे। एरोगेंट होने के बावजूद सलूम यंग मैन की इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज करता है। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है, सबको मार दो। फाइट शुरू होती है। तीनों मिलकर सामने आने वाले सोल्जर्स को गिराना शुरू कर देते हैं। तभी जिच एक चीज नोटिस करता है, ये लोग असल में विलेजर्स हैं। उनकी अपीयरेंस और मूवमेंट्स देखकर लगता है कि वो सब इन्फेक्टेड हैं, मतलब सिविलियंस को शील्ड्स की तरह यूज किया जा रहा था। बटलर का बिहेवियर बिल्कुल फेस्ट जैसा लग रहा था। जिच अपने सबऑर्डिनेट्स को जोर से बोलता है, जो किलर नहीं है उसे जिंदा रखना। स्नॉक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इस ऑर्डर से। पीछे मुड़कर देखते ही वो एक ब्रूटल सीन विटनेस करता है। हांस पूरी फोर्स के साथ एक आदमी का आर्म ट्विस्ट कर देता है, जबकि एक्चुअल ऑर्डर सिर्फ उन्हें नॉकआउट करने का था। सोल्जर्स सिविलियंस को मार नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि मीनवाइल अटैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और सिचुएशन धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। इस पॉइंट पर बुढ़े आदमी को समझ आ जाना चाहिए था कि वो क्लियर डिसएडवांटेज में था। जिच और उसके सबऑर्डिनेट्स पूरी कोशिश कर रहे थे उन आदमियों को गिराने की। जब सोलम को रियलाइज हुआ कि वो हार रहा है, तो वो डेस्परेशन में जोर से क्रिट का नाम चिल्लाता है। तुरंत ही एक जाइंट क्रीचर रूम के अंदर एंटर करता है, हाथ में एक पावरफुल वेपन पकड़े हुए। उस क्रीचर को देखकर लड़के बिल्कुल स्टन्ड रह जाते हैं। बिना किसी डिस्कशन के क्रॉबिट एक भयानक रोर निकालता है। क्लियरली दिख रहा था कि वो बैटल के लिए रेडी है। जिच उस मॉन्स्टर को पहचान गया, वो फेस्ट का ही एक सबऑर्डिनेट था। इसी मोमेंट पर जिच को पूरा यकीन हो जाता है कि सालम का फेस्ट के साथ कनेक्शन है, और चाहे जिच कितना भी स्किल्ड हो, उसे पता था कि क्रोइट एक सीरियस हेडेक बनने वाला है। सब कुछ एक पल के लिए शांत लगता है। तभी अचानक एक डोर आधा टूटकर गिर जाता है। क्रॉबिट और जिच के बीच की फाइट और ज्यादा ब्रूटल होती जाती है। ऐसे क्रीचर्स से लड़ना सबसे अनोइंग होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अनरियल होती है। दूसरी साइड लड़के पूरी हिम्मत के साथ सरवाइव करने के लिए लड़ रहे थे। इसी मोमेंट पर हीरो को समझ आ जाता है कि उसे अपना और ज्यादा देना पड़ेगा। माना अभी भी था, लेकिन उसे क्लियर था कि सिर्फ माना से इस मॉन्स्टर को गिराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो अपना बचा हुआ माना यूज करके एक्सपेंशन सेंस एक्टिवेट करता है। एनर्जी उसकी स्वॉर्ड में वाइब्रेट करने लगती है और पूरे एनवायरनमेंट में फ्लो होने लगती है। परफेक्ट स्ट्राइक के लिए जिच को आइडियल ओपनिंग का वेट करना होता है। कुबैक लगातार अग्रेसिव अटैक्स करता रहता है, एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं देता। जैसे ही जिच नोटिस करता है कि उसका एनिमी घुटनों पर आ चुका है, वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। यही था परफेक्ट मोमेंट। एक शार्प और प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ जिच मॉन्स्टर के स्टमक पर वार करता है। मॉन्स्टर के पूरे बॉडी में इंटेंस पेन दौड़ जाता है। स्वॉर्ड से माना बहने लगता है और मल्टीपल स्पेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सोलोमन को ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो और ज्यादा रेज में आ जाता है। अचानक एरिया में एक मैसिव माना वेव फॉर्म होती है। एक पावरफुल वॉर्टेक्स बन जाता है जो अपने रास्ते में सब कुछ खींच लेता है। बटलर भी उसमें फंस जाता है। कुबैक को रियलाइज हो जाता है कि अब कोई एस्केप नहीं है, ये उसका एंड है। एक पावरफुल एनर्जी के साथ उसका बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है।
सालम ये सब देखकर शॉक और डेस्परेशन में खड़ा रह जाता है। चाहे जिच पहले जितना स्ट्रांग ना हो, फिर भी वो ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन कॉज करने के केपेबल था। थोड़ी देर बाद जिच सालम के पास जाता है और सीधा सवाल करता है, क्या वही इन्फेक्शियस डिजीजेस के पीछे का मास्टरमाइंड है? ब्लैक हुड्स के वेपन्स बिल्कुल वही थे जो उन लोगों के पास थे जो स्नॉक और सोल को किडनैप करने आए थे। विलन एक एरोगेंट स्माइल के साथ रिवील करता है कि उसे कोई डील नहीं चाहिए, उसका सिर्फ एक गोल है, जिच को डिस्ट्रॉय करना। हीरो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आदमी के रियल मोटिव्स क्या हैं। कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका सालम ड्रॉल फैमिली के खिलाफ अपने प्लान्स बर्बाद होने का बदला लेने की कसम खाता है। फ्राइटन लड़के पूरी कॉन्वर्सेशन को देखते रहते हैं और तब अचानक बटलर एक मूव करता है। बटलर अपने सूट के अंदर से एक वायल निकालता है और उसके ट्रू इंटेंशन सामने आ जाते हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो कंटेनर को जोर से जमीन पर स्मैश कर देता है, पूरी तरह डिटरमिन्ड था अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। हंस और स्नॉक सांस रोक कर खड़े रहते हैं, सोचते हुए कि कहीं ये पॉइजन तो नहीं। तभी प्रोटैगनिस्ट उन्हें बताता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक स्मोक बॉम्ब है। अब सबका एक ही गोल था, भागते हुए बुढ़े आदमी को पकड़ना, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। अगला स्टेप क्लियर था, कैसल इन्वेड करना और जोएम को रेस्क्यू करना। प्रिजन में चेन से बंधा हुआ यंग मास्टर वहां से खुद एस्केप नहीं कर सकता था। सबको लॉर्ड के कैसल की तरफ फुल स्पीड में निकलना पड़ा। जिच को अंदाजा हो गया था कि जो इस वेरी सेकंड डेंजर में हो सकता है। अचानक उसकी नजर पास पड़े एक फॉलन सिविलियन पर पड़ती है। उस आदमी के कान के पीछे एक रेड स्टेन क्लियरली दिख रहा था। मीनवाइल कैसल के डंजन्स में जो को उसके ही भाई जोर ने कैद कर रखा था, जो अब कैसल का कंट्रोल ले चुका था। इतनी बुरी सिचुएशन के बावजूद जो के दिमाग में सिर्फ मिस वर्गा का ख्याल था, बस यही दुआ करता हुआ कि वो सेफ हो। तभी अचानक एक आवाज उससे बात करना शुरू करती है। ड्राल को यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान ऐसी जगह इन्वेड कर सकता है जहां सिर्फ सिनर्स को कैद रखा जाता है। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ वो आदमी कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है। वो एक फायर और प्रेजेंट करता है जिसका नाम था ब्लडी वेसल, और जो से कहता है कि उसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। उस आर्टिफैक्ट की मदद से जो को ट्रिमेंडस पावर्स मिल सकती थी। वो अपने भाई को जो उसकी मौत चाहता था और उसके सारे फॉलोअर्स को इजीली डिफीट कर सकता था। लेकिन जो की आवाज में आई रिफ्यूजल सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है। सस्पिशियस होते हुए जो किसी स्ट्रेंजर के दिए हुए चीज को कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं था। इरिटेटेड होकर हुडेड मैन रियलाइज करता है कि उसका प्लान फेल हो गया। शायद वजह वही बास्टर्ड था जो आइग्राम के लिए क्योर लेकर आ गया था। फिर भी वो एक और अप्रोच ट्राई करता है और कहता है कि वो पूरी सच्चाई रिवील करेगा। एक आदमी था जो इन्फेक्शियस डिजीजेस को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो का भाई और वो आदमी मिलकर उसकी मौत का प्लान बना रहे थे। इस मोमेंट पर ड्रास ज्यादा ध्यान से उस आदमी की बातें सुनने लगता है। ब्योर ने आसपास के सारे विलेजेस को इन्फेक्शियस डिजीजेस से डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ जो को मारने के लिए और साथ ही आइग्राम को स्प्रेड करने के लिए, जो ऑस्ट्रियन का वीकेस्ट डिजीज माना जाता था। फिर भी हर अटेम्प्ट के बाद भी जोआन जिंदा रहा और इसी वजह से उसे प्रिजन में डाल दिया गया। जो कि चेहरे पर बढ़ता गुस्सा देखकर वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि वो टेम्पररी बेसिस पर जोर के साइड था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका भाई नया काउंट बने, क्योंकि वो ऑस्प्रिन को एक लिविंग हेल बना देता। इसीलिए वो जो से कहता है कि अपनी हेजिटेशन साइड में रखे और दुनिया को बचाने का चांस ले। एक बार फिर हुडेड मैन उससे ट्रमेंडस पावर ऑफर करता है। अगर वो लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे ब्लडी वेसल एब्जॉर्ब करनी होगी। तभी अचानक जिच प्रिजन के अंदर अपीयर होता है। क्यूरियसली वो पूछता है, ये आइटम सेल के लिए है क्या? तुरंत वो आदमी उस पावरफुल ऑब्जेक्ट को अपनी स्लीव के अंदर छुपा लेता है। आगे बढ़ते हुए जिच उससे डिमांड करता है कि वो एक्सप्लेन करे कि उसके हाथ में क्या था। मैन के रिफ्यूजल के बावजूद जिच इंसिस्ट करता है, कहता है कि इतना तो समझदारी दिखानी चाहिए किसी के साथ जो उससे मल्टीपल टाइम्स एम्बुश कर चुका हो। फिर भी वो आदमी दोबारा मना कर देता है, कहकर कि प्रोटैगनिस्ट को ये सब जानना जरूरी नहीं है। प्रिजन के बीच दोनों एक दूसरे को इंटेंस स्टेयर के साथ देखते रहते हैं। जिच क्लियरली कहता है कि इस आदमी के साथ नेगोशिएशन का कोई मजा नहीं है, क्योंकि एसयू में उसने इसके एसोसिएट को देखा था। उसने ऑलरेडी एक थ्योरी बना ली थी। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे जो डिमोनिक ह्यूमंस क्रिएट करने के लिए बनी थी। इसी मोमेंट पर जिच अज्यूम करता है कि इस आदमी का रियल प्लान जोएम को अपनी क्रीचर्स में से एक बनाना था। ये सुनते ही वो आदमी और ज्यादा इरिटेटेड और अनस्टेबल होने लगता है। अब उनके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जब तक रीइंफोर्समेंट्स अराइव ना हो जाए। वैसे भी उस आदमी से कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो मुश्किल से कुछ बोलता ही नहीं था। तभी अचानक प्रिजन के बाहर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। सबको लगता है कि शायद जोर के रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं।
लेकिन नेक्स्ट मोमेंट रिवील होता है, ये हैंड्स और उसके सोल्जर्स थे जो मास्टर की मदद के लिए आ चुके थे। ये देखकर हुडेड मैन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि पूरा एरिया उनके कंट्रोल में जा चुका है। जिच उससे प्रोवोक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिर हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है, वो छोटा सा होप का मोमेंट अच्छा लगा?